तो दोस्तों वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी विद एचक्यू में। तो जो हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर है जिसका नाम है हमारा जो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका जो नाम है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ये जो है ये हमारी यूनिट 1 है। आज से हम ये यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इसमें केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का रसायन या कार्बोहाइड्रेट की रसायन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। नॉर्मली जो होता है कार्बोहाइड्रेट होते क्या है वो तो देखेंगे। इसका सूत्र होता है नॉर्मली इसमें लिखा है CxH2O। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे एक्स और वाई का अर्थ है, यहाँ पे वाई की जगह हम लिख सकते हैं, तो वाई की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स ही लिख सकते हैं, CxH2O एक्स। एक्स कर लेना यहाँ पे। तो जैसे कि इसका अर्थ ये सी है, एक्स की जगह पे हमने कोई मान लीजिए कोई नंबर एन लिखा, एन नहीं जैसे 6 लिख लिया हमने नॉर्मली, तो H2O और फिर हमने 6 लिख लिया, ये हो गया। तो C6 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर H2 6 की इंटू होगी इन दोनों से, तो 6 की इंटू इनसे होगी तो हो जाएंगे ये H12, H12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और O6। तो ये जो बन गया हमारा ये कार्बोहाइड्रेट बन गया C6H12O6। इसे आप जानते होंगे, ये हमारा जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम 12 कर दें, जैसे हमारा जो सूत्र होता है इसमें CxH2O। अब हम यहाँ पे इसमें 12 कर दें तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, H2O नहीं 11 कर दें, 11 H2O और 11। तो अब 11 C11 ये ऐसे ही रहेगा, और 11 की इंटू 2 से होगी तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे कितने, 22। तो C11H22O11। तो इस प्रकार से ये बन गया, ये हमारा हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसमें जो हमारा हमने बताया है जो ये होता है मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है CxH2O। ये सभी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन है, बेसिक सी जानकारी है कार्बोहाइड्रेट की। तो हम इसमें आगे देखते हैं। इसमें मैंने जो कराया है हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में है, आप नोट्स बना सकते हैं दोनों में से किसी के भी। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CxH2। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे जो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं जिनके पास तो जनरली फार्मूला ये फार्मूला होता है CxH2O एक्स कर लेना यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका सामान्य सूत्र CxH2O होता है। इस प्रकार से ये हो गया। फिर कंपोजिशन इसमें दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 रेशियो। अर्थात जो होता है हमारे इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के इसमें इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होते हैं। जैसे जो हमने पीछे वो देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो ये था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 2, और ऑक्सीजन कितना था, 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किसमें 2:1 के अनुपात में हुए, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इस प्रकार से ये हुए। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चरल नेचर की। स्ट्रक्चरल नेचर, स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट रिसेंबल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। स्ट्रक्चरली अर्थात जो इसकी संरचना होती है, संरचनात्मक रूप से यह जो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है बहुहाइड्रोक्सी, ये होते हैं जैसे ओलिगो पॉलीसैकेराइड इस प्रकार से होते हैं। तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है अर्थात बहुहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। संरचनात्मक रूप से बहुहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चरल नेचर। फिर इसका एनर्जी सोर्स देखते हैं। एनर्जी सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल। जो सेल होती हैं हमारी सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं कोशिका, इनके लिए जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा होती है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है एक मेन सोर्स है, मेन एंड प्राइमरी सोर्स है। इसमें लिखा है जो प्राइमरी सोर्स है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट है। जीवित कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट जो है। जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी के लिए कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जिसे हमारे जो पौधों में भी जो सेल्स पाई जाती हैं उनको भी जब वो अपनी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, जिसे हम बोलते हैं
जो हमारा होता है प्रकाश संश्लेषण, उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट से ही वो ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। फिर देखते हैं इसकी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये लिखा हुआ है इसमें इस प्रकार से C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज एक प्रकार से, फिर प्लस 6O2, ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस प्रकार से होती है ये। इस प्रकार से ये एरो लगेगा इसमें, और फिर ये हमारी बनेगी 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस जो है हमारी ये एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी इसमें से भी। तो जो ऑक्सीडेशन होगा ये इसमें, ये जो एरो लगे हैं इनके ऊपर लिख लेना फोटोसिंथेसिस लिखा जाएगा, फोटोसिंथेसिस, और इधर नीचे में लिख लेना ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन की जब ये क्रिया होगी, C6H12O6 ये है हमारा, ये जो है ग्लूकोज है, O2 ये हमारी ऑक्सीजन है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल निकलेगा, और ये एनर्जी इससे रिड्यूस होगी। तो जो यह अपक्रिया होती है, यह होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। यह अपक्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन को दर्शाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो यह एक बायोमेडिकल नहीं, बायो ऑर्गेनिक, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, अर्थात जैव रासायनिक, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सेल्स, जो हमारा ये होता है ग्लूकोज होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज करती है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार से ये होता है। फिर बात करें हम तो फंक्शनल ग्रुप्स, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके, ये होता है एल्कोहलिक OH ग्रुप, ये हमने पढ़ा होगा, OH ग्रुप होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब हम इसमें ग्लूकोज पढ़ेंगे, ये जो है C6H12O6, तो जब हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे ये OH ग्रुप होता है, ये लगा होता है CHO ग्रुप, ये सभी ग्रुप इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में होते हैं, और C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये जो कीटोन का ग्रुप होता है ये भी उसमें लगा हुआ होता है। तो जब हम इसका जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब हम आपको ये तीनों ग्रुप्स दिखाएंगे उसमें होते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये इसका जटिलता के आधार पर इसका जो विभाजन है, क्लासिफिकेशन किया है। तो इसमें देखें जो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसका हमने क्लासिफिकेशन इस प्रकार से इसमें किया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मोनोसैकेराइड, फिर दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड, और चौथा है पॉलीसैकेराइड। फिर जो मोनोसैकेराइड है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो। मोनोसैकेराइड को बोलते हैं एक शर्करा अणु, डाइसैकेराइड अर्थात 2 शर्करा अणु, और ट्राइसैकेराइड जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उसमें होते हैं 2 से लेके 10 तक के शर्करा अणु, और पॉलीसैकेराइड होता है इसमें 10 से अधिक होते हैं, 10 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ये होता है पॉलीसैकेराइड में। फिर जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनमें होता है हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और जो हमारा ये होता है 2 शर्करा अणु अर्थात डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड होते हैं हमारे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तीसरा होता है हमारा 2 से 10 शर्करा अणु अर्थात ओलिगोसैकेराइड होता है, उसमें होता है रैफिनोज और स्टेपियोज, ये होते हैं। फिर जो पॉलीसैकेराइड होते हैं हमारे, जिनमें 10 से अधिक शर्करा अणु होते हैं, उनमें होता है हमारा स्टार्च, ग्लूकोज और सेल्यूलोज, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ये सभी जो है जटिलता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात जो इसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो इसकी होती है कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं जटिलता, जटिलता के आधार पर इसका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी इन सभी के बारे में जो जो अभी हमने इसमें पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, और जो जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो सभी हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर ये है इसका क्लासिफिकेशन ओवरव्यू, वर्गीकरण का आधार। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला था हमारा जो मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, और फिर हमारा था जो पॉलीसैकेराइड। ये चारों के बारे में हम ये चारों डिस्कस करेंगे। फिर है कार्बोहाइड्रेट को जटिलता के आधार पर, ये हमने अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो जटिलता के आधार पर ही था, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, जटिलता के आधार पर बांटा गया है। ये हमने देखा था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में वर्गीकृत किया गया है।
तो पहले हम देखते हैं मोनोसैकेराइड की बात कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है? जो है हमारा मोनोसैकेराइड सिंगल सुगर यूनिट अर्थात एक शर्करा अणु या एक शर्करा इकाई, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। एग्जाम्पल इसकी हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी स्ट्रक्चर में हमने बताए थे। तो अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं और थ्योरेटिकल अगर एग्जाम होता है तो भी आप उससे ये लिख सकते हैं। लेकिन इस बार शायद एमसीक्यू एग्जाम होंगे जो है हमारे ये सेमेस्टर इवन में। तो इसमें हम चलिए देखते हैं पहले ये एक शर्करा इकाई वाले सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो इनमें 1 यूनिट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 सिंगल शुगर यूनिट अर्थात एक शर्करा इकाई वाले सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जिन्हें हाइड्रोलाइज हम नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं हम जो है हमारे ये मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें डाइसैकेराइड की। जो डाइसैकेराइड है हमारा अगला कार्बोहाइड्रेट का जो डिवाइड किया था, इसमें हम देखते हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंड बाय ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अर्थात जो दो मोनोसैकेराइड की दो शर्करा इकाई होती हैं, दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने होते हैं और जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनके बीच। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये इसके उदाहरण है। ये हो गया हमारा डाइसैकेराइड। इसके बाद बारी आती है हमारी ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? कंटेन्स 2 to 10 शुगर यूनिट्स। एग्जाम्पल रैफिनोज, स्टाइजोस। अर्थात इसमें जो शुगर यूनिट होती हैं वो 2 से लेके 10 यूनिट तक हो सकती हैं, अर्थात 2 से 10 शुगर यूनिट हो सकती हैं इसमें, इसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। 2 से 10 शर्करा इकाइयां होती हैं, ये एग्जाम्पल है रैफिनोज, स्टैकियोज। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। इसमें 10 से अधिक होती हैं जो हमारी शुगर यूनिट हैं, वो इसमें 10 से अधिक होंगी, अर्थात 10 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। 10 से अधिक शर्करा इकाइयां होती हैं इसमें। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो अगला है हमारा एग्जाम के लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनमें से जो अभी हमने इसका क्लासिफिकेशन में नॉर्मली पढ़े, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स आर नॉन हाइड्रोलिजेबल शुगर। ये जो होती है ये हाइड्रोलिजेबल हाइड्रोलाइज नहीं होती है मोनोसैकेराइड। फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर आइसोमर्स। ये सभी आइसोमर्स होते हैं, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स डिपेंड ऑन ओएच पोजीशन। जो अल्फा और इसकी जो बीटा फॉर्म होती है वो इसकी OH ग्रुप की पोजीशन पर जो होती है फॉर्म करती है, OH पर निर्भर करती है, अर्थात हम बोल सकते हैं। मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज समावयवी होते हैं। अल्फा और बीटा रूप OH की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी हमने ये देख लिया, अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अर्थात भौतिक गुण। तो भौतिक गुण हम इसमें देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाई स्टीरियोआइसोमेरिज्म एंड एनोमेरिज्म। ये सभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनके बारे में चलिए हम देखते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी और डाई स्टीरियोमेरिज्म से इसमें किस प्रकार से होता है। कार्बोहाइड्रेट में स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है एक्टिविटी हमने देखा था, डाई स्टीरियोआइसोमेरिज्म और एनोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें हमारा जो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। इसमें कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। जी, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन था उसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था वो सेम होता था, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते थे। इसी प्रकार से स्टीरियोआइसोमेरिज्म में कंपाउंड हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अर्थात स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका सेम होगा, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। अर्थात जो कुछ अरेंजमेंट होंगे, कुछ जो समूह लगे होंगे वो अलग अलग लगे होंगे। यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र समान होता है लेकिन स्थानिक व्यवस्था अलग होती है, उदाहरण डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। फिर अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देखते हैं हम। इसमें रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्मिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्लूकोज। समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन जिससे प्लस और माइनस ग्लूकोज बनते हैं, ये इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। दूसरा हो गया ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है डाई स्टीरियो आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन चेंज एट कार्बन एटम्स लाइक C2, C3, C4। एग्जाम्पल मैनोज एंड गैलेक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कार्बन परमाणु है
C2 C3 C4 स्थिति में जो परिवर्तन होगा, चेंज होगा, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसमें देखते हैं जो चौथा है हमारा वो है एनोमेरिज्म। चौथी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो है एनोमेरिज्म। क्या होती है? अरेंजमेंट एंड फर्स्ट कार्बन इन एल्डोज एंड सेकेंड कार्बन इन कीटोज। जो फर्स्ट कार्बन होगा हमारा उसका अरेंजमेंट होगा एल्डोज के साथ, और जो सेकेंड कार्बन होगा उसका होगा कीटोज के साथ। एल्डोज में पहले कार्बन और कीटोज में दूसरे कार्बन की स्थानिक व्यवस्था। ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई चार। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो जो पहला है वो ऑन हीटिंग विद एसिड डिहाइड्रेशन एंड कैरेमलाइजेशन। ऑन हीटिंग एसिड के साथ गर्म करने पर डिहाइड्रेशन होता है, तथा ये जो कैरेमलाइजेशन की होती है क्रिया वो होती है अम्ल के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण और कैरम जो होता है हमारा कैरेमलाइजेशन होता है। फिर रिएक्शन ऑफ ओएच ग्रुप। रिएक्शन ऑफ ओएच ग्रुप, जो ओएच ग्रुप होता है हमारा उसके साथ इसकी क्या रिएक्शन होती है? हाइड्रोक्सिल समूह अपक्रियाएं। तो उसके साथ इसकी होती है एस्टरिफिकेशन होता है, ईथरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, हैलोजन एंड सब्स्टिट्यूशन। ये सभी क्रियाएं इसकी ओएच ग्रुप के साथ होती हैं। जैसे इसमें हमने हिंदी में लिखा है एस्टरीकरण, ईथरीकरण, ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण और हैलोजन प्रतिस्थापन। ये सभी क्रियाएं इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें होती है। फिर उसके बाद हम देखें ये है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। ये जो है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। रिड्यूस फेलिंग एंड जो वेंडिक्ट सॉल्यूशन, जो फेलिंग एंड वेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। ये इस प्रकार से लिखा है Cu2O। इसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है लाल रंग का। इसमें फेलिंग और बेनेडिक्ट विलयन को रिड्यूस कर लाल अपक्षेप प्राप्त होता है Cu2O। जिसे हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्राप्त होता है। फिर अगला है इसमें जो फोर्थ और लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है टोलेंस टेस्ट। जो, जो इसका टोलेंट टेस्ट होता है वो कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म्स सिल्वर मिरर विद टोलेंस रीजेंट। टोलेंस रीजेंट के साथ ये जो रिड्यूस होके ये सिल्वर मिरर अर्थात जो चांदी का होता है चमकदार बहुत ही पतला एक दर्पण बनाती है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर टोलेंस अपकर्मक के साथ सिल्वर मिरर बनाती है, इस प्रकार से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था वो टॉपिक हम एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब कल हम पढ़ेंगे जो है हमारा ग्लूकोज। इसमें पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसी में है शायद जो फिशर करके है, जो फिशर प्रोजेक्शन है वो पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद आएगा हमारा फ्रक्टोज। तो इसी प्रकार से हम आपको जो है डेली इसकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और पहले ये यूनिट खत्म करते हैं, फिर इस यूनिट के बाद हम आपको इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है एमसीक्यू क्वेश्चंस वो सारे करा देंगे। तो ये तो सब बेसिकली इसमें पढ़ना है, एमसीक्यू पेपर होते हैं। जैसे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है, जो इसका मेन फॉर्मूला होता है वो ये इस प्रकार से होता है CxH2O। और ये चार प्रकार के होते हैं हमारे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक जो यूनिट होती है वो होती है, और डाइसैकेराइड में दो शर्करा यूनिट होती हैं, और ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक की शर्करा यूनिट होती हैं, और पॉलीसैकेराइड में 10 से अधिक शर्करा यूनिट होती हैं। और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाई आइसोमेरिज्म और एनोमेरिज्म पाए जाते हैं, इस प्रकार से। और केमिकल प्रॉपर्टीज ये हमने अभी इसकी डिसाइड की हैं, जो हैं जैसे ये है हमारी हैलोजन प्रतिस्थापन की है, फेल और बेंडिक्ट विलियन रिड्यूस की है, टॉलेंस टेस्ट है। ये सभी जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।